चार्टर एक्ट 1850 के अंदर, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ओपन कंपटीशन हो गया था सिविल सर्विसेज के लिए, जो हमने अभी किसमें पढ़ा, चार्टर एक्ट 1833 में सिक्स्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, प्रोविजन था ओपन कंपटीशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे 1853 में वो इंट्रोड्यूस हो गया था ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। और क्यों ओपन कंपटीशन का मतलब क्या है, जो सिविल सर्विसेज थी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए नहीं, वो इंडियंस के लिए भी खोल दी गई थी एक एग्जाम के थ्रू, है ना। और गवर्नर जनरल को वीटो करने की मतलब वीटो करने की भी एक तरीके से पावर मिल गई थी, वो किसी बिल को वीटो कर सकता है। अभी जैसे आप ये मेरे को बताइए कि मतलब कौन कौन सी वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, वो टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चार्टर 1853 भी यहाँ कंप्लीट होता है। मतलब जल्दी से इसको ओवरव्यू देख लेते, क्या सेपरेट हो गया था लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल का। सेकंड ये था न्यू मेंबर ऐड हुए थे सिक्स काउंसिल में, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। थर्ड क्या, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला था, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ओपन कंपटीशन हो गया था सिविल सर्विसेज के लिए। और फिफ्थ पॉइंट ये गवर्नर जनरल को वीटो करने के लिए भी, मतलब गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था बिल पे आप किसी भी। ओके, ओके, ठीक। अब हम ये देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि 1857 रिपोर्ट के जस्ट बाद आया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ से काफी अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है, स्टार्ट होंगे अभी चलना। तो हम इसको देख लेते हैं क्या हुआ था इसके अंदर। इस एक्ट को क्या जान किस नाम से और जाना जाता है, also known as the Act for the Good Government of India। ये एक्ट गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और रूल ऑफ कंपनी जो था ना, उसको रूल ऑफ क्राउन से रिप्लेस कर दिया गया था। मतलब जो अब जो महारानी है इंग्लैंड में, वो अब जो सारा फंक्शन होगा वो कंपनी के अंडर में नहीं, अब वो महारानी के अंडर में से चलेगा, जो कि कहाँ बैठी है, इंग्लैंड में। अब सारा रेख देख पूरा फुल्ली तरीके से वो अब उन्हीं के अंडर में होगा, जस्ट लाइक जैसे हमारे आज के यहाँ पे कंपेयर कर लो ना इंडिया से, जो भी आज कुछ भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है ना। कुछ भी अगर प्राइम मिनिस्टर करते हैं या कोई भी, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही तो होता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी कुछ भी, अगर कुछ भी बिल वगैरह ये सब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पे ही करते हैं ना, ठीक है। अच्छा चलो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप टाइप कर दीजिएगा इसमें, डी फैक्टो किसको बोला जाता है, पीएम को या प्रेसिडेंट को, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसने एबोलिश कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट को। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट में जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन था एक तरीके से, उसको एंड मतलब एबोलिश कर दिया था। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब कि इसको कोई और संभाल रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, कॉमर्शियल को कोई और संभाल रहा है, मतलब सारी चीजें अलग अलग थी। अब सारी चीजें अब किसी एक के अंडर में होकर चलेंगी, वही सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम आप समझ सकते हैं एक तरीके से। मतलब अब जो सारी चीजें होंगी वो महारानी के अंडर में आ गई हैं, है ना। और इसने क्या कर सर दिया था एंड। ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी को एलिमिनेट किया था ना 58 में। क्या बोल रहे हैं आप? सर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आई थी ना 1784 में हाँ स्टार्ट करी थी सर, उसको खत्म किया था ना उन्होंने 58 में, हाँ 1858 हाँ हाँ, गवर्नमेंट ऑफ एबोलिश, इंडिया एक्ट में। हाँ हाँ, एबोलिश एबोलिश कर दिया था। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ सीओडी। डायरेक्टर, और हाँ वही वही एक तरीके से क्या था, जो ड्यूल गवर्नमेंट वाले सिस्टम की, इसको कोई और संभाल रहा है इस डिपार्टमेंट को, दूसरे को कोई और संभाल रहा है, ये जो सारा सिस्टम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सारा, वो पूरा एक तरीके से एबोलिश कर दिया था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान आया था, है ना। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी ऐड कर दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में काफी अच्छे से, और आप जानते भी होंगे। चलो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने झांसी की रानी से काफी अच्छे से रिलेट करके इसको समझ सकते हैं, है ना। डिटेल में तो नहीं जा रहे, बट हाँ इसको अभी पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ लेते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसको भी एंड कर दिया था 1850 के एक्ट ने। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मतलब द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, established a 15-member council of India to assist the secretary of state for India। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, वो ब्रिटिश कैबिनेट के भी मेंबर होते थे। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आज के प्रेसिडेंट के हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आज का और उस टाइम का कंपेयर करेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा, बट हाँ एक कंपैरिजन के हिसाब से आप समझ सकते हैं उसको। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जस्ट लाइक प्रेसिडेंट
और पीएम को अब जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली जो पोस्ट आई थी उसको अभी वायसरॉय कर देंगे, तो वायसरॉय इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इन दोनों चीजों को कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। तो यानी कि क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर था, और वो अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल किसको होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रेस्पॉन्सिबल होता था, जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे था इंडिया में, वो मेंबर होता था ब्रिटिश कैबिनेट का, और वो रेस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, है ना। और 15 मेंबर की एक काउंसिल इंडिया में इस्टेब्लिश करी गई थी, जो कि असिस्ट करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काम करने में। मतलब जैसे कि आज यहाँ पे आप पीएम को देख लो, पीएम के साथ कौन रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जस्ट लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे ये असिस्ट करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को काम करने में। इस एक तरीके से उस टाइम पे भी 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करते थे, असिस्ट करते थे, ठीक है, काम करने के लिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन बी सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। अच्छा, इसका मीनिंग बताओ ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन बी सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, है ना। चलो इसका आप टाइप करना, मैं बताऊंगा क्या है। तो अभी हमने क्या क्या इसमें देख लिया, एक तो 1833 वाला चार्टर एक्ट, एक 1853 वाला चार्टर एक्ट, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ना, 1858 में भी दो तीन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आए हैं यूज करके, कि आल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर वायसरॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब किसको, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वायसरॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट, मतलब उनको वायसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाता था, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट को एबोलिश कर दिया था, और फिर एंड कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, है ना, वो रेस्पॉन्सिबल होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो यानी कि 3-4 स्टेटमेंट यहाँ से भी, इस एक्ट में से भी यूज करके पॉलिटी में क्वेश्चन आए हैं, कहाँ, यूपीएससी में, ठीक है। अभी हमारे कितने एक्ट बच रहे हैं, अभी लगभग 1935 तक हमको ये देखते हैं, अगर आज होता है तो। टाइमिंग के अनुसार कितना टाइम हो रहा है मेरे को तो पता है, 11:40 हो गए हैं लगभग। चलो 5-10 मिनट और कर लेते हैं, ये वाला एक्ट खत्म कर लेते हैं, एक तो 1861 वाला और एक 1892 वाला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसमें ज्यादा है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन से भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, याद नहीं रख पाओगे, है ना। वैसे आप लोगों ने पढ़ी रखी है, लेकिन हाँ फिर भी जो फर्स्ट टाइम वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था ना, वो स्टार्ट मतलब इनिशिएट हो गया था एक तरीके से। क्यों, कैसे, जो अभी हमने क्या पढ़ा। अच्छा चलो मेरे को ये अभी बताओ, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की किस एक्ट के अंदर पावर को डिप्राइव करा गया था। मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे ही मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करा था सबसे पहले हमने वही पढ़ा था, कि गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की पावर को डिप्राइव करा गया था। अरे यार ये डायरेक्टली इस लाइन में भी लिख रहा है, वैसे अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब हमको कैसे पता चलता है कि जो प्रोसेस था डिसेंट्रलाइजेशन का वो रीस्टोर होता था, कैसे, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो धीरे धीरे जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से ले ली गई थी, वो उनको मतलब वापस दे दी जा रही थी धीरे धीरे, है ना। और जो इंडिया जो और एक और क्या था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया, मतलब इंडिया के रिप्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे होने लगा था, जस्ट लाइक लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी होने लगा था, मतलब उनको बनाने लगे थे, मतलब मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इंक्लूड करने लगे थे, एक तरीके से ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब अभी 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 इसमें एक और चीज अभी देखेंगे हम क्या, कि जो मतलब जैसे कोई भी लॉ वगैरह बन रहा है तो उसका जो जो भी मतलब जैसे लॉ मेकिंग जो प्रोसेस उनका हो रहा था उसमें इंडियंस को भी एसोसिएट करने लग गए थे। लेकिन एक क्वेश्चन, अगर आप विजन आईएएस की टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, आई थिंक नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन था कि जो वो है, मतलब जो कौन सा काउंसिल एक्ट है जिसके अंदर इंडियंस को वोट बजट पर वोट करने के लिए मतलब मतलब बजट पे वोट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। अभी वैसे हम खुद भी देखेंगे यहाँ पे, तो आप टाइप कर सकते हैं अगर टाइप करना चाहें तो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, वायसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। वायसरॉय क्या करता था, वो नॉमिनेटेड मतलब मतलब जैसे जो वायसरॉय किसको बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय बनाना
बनाया, और वो इंडिया के कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपनी काउंसिल को एक्सपेंड करने के लिए नॉमिनेट करने लगा था। जैसे कि ये ध्यान रखना है ना कि किन तीन इंडियंस को नॉमिनेट करा था वायसरॉय ने अपनी काउंसिल के लिए, जो कि नॉन ऑफिशियल थे। मतलब ऑफिशियल, मतलब वो ऑफिशियली ये सब, मतलब नॉन ऑफिशियल तो यार समझ ही रहे होंगे आप, वो ऑफिशियल नहीं थे, वो राजा वगैरह थे, जस्ट लाइक एक तो कौन थे, एक तो राजा ऑफ बनारस थे, एक महाराजा ऑफ पटियाला, और एक सर दिनकर राव। इन तीनों को नॉमिनेट करा था वायसरॉय ने अपनी काउंसिल में। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तो राजा ऑफ बनारस, एक महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। अभी इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, मे बी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना आप, है ना। और एम्पावर कर दिया था वाइस, इस किस एक्ट ने, 1861, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट का, वायसरॉय को इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस की पावर मतलब दे दी गई थी। मतलब एक तरीके से उसको एम्पावर कर दिया गया था कि जो वायसरॉय है वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आप जस्ट टाइप कर दीजिएगा, देख लेंगे अंकित जी या हेमंत जी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये, एम्पावर्ड द वायसरॉय टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बिजनेस, द सेम पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 77। वही आप आर्टिकल 77 अगर जान रहे हो तो मतलब क्या था, वायसरॉय को रूल ऑफ बिजनेस फ्रेम करने की पावर दे दी गई थी, जो कि डायरेक्टली आप आर्टिकल 77 में इसको पढ़ सकते हैं। और अब चलो आप आर्टिकल 77 भी कोट कर रहे हैं, ये क्या है ना। और जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सी बनी थी, बंगाल, NWFP, इसकी फुल फॉर्म बताना, NWFP मैं वैसे बोल देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट, इसको पूरा करना क्या है ये, है ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। हाँ हाँ, ओके ओके, एग्जैक्टली, ठीक। हाँ, तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सी होती, एक बंगाल, NWFP, और एक पंजाब, है ना। एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किसको मिल गया, मतलब एक तरीके से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक पोर्टफोलियो सिस्टम चालू करा गया था, उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया था। अब एक चीज पहले बताइए, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आप उसको भी रिलेट कर पाएंगे काफी अच्छे से। आपने देखा होगा कि ये जो है जैसे IRDAI या कुछ भी आप देख लो, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। क्या क्या है ये स्टैट्यूटरी बॉडी, आपने तीन चार तरीके की बॉडी पढ़ी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, आई थिंक। स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको किसी लॉ के जरिए एस्टेब्लिश किया जाता है उसे स्टैच्यूटरी बॉडी को कहते हैं। ऐसी इसी यस तरह यस, का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर वो किसी लॉ के द्वारा अगर वो बनी है बॉडी, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बॉडी बोला जाता है। ठीक है, चलो आज वैसे इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम इसको ना कंटिन्यू करके थोड़ा सा मैप वगैरह ज्योग्राफी का देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि अभी इसमें हमने देखा क्या। एक तो हमने चार्टर एक्ट 1833 पढ़ा है ना, एक पढ़ा हमने चार्टर एक्ट 1853, और एक पढ़ा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो हमारे अभी ज़्यादा नहीं बच रहे हैं, ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिक्स है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक ब्रेक में करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वरना इन्फॉर्मेशन इतनी है, एक बार में भी कंप्लीट इसको करना चाहिए, एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है ना, हमको ध्यान भी रखना है। तो एक तो 1892 का काउंसिल एक्ट बच रहा है, एक 1909 बच रहा है, 1919, 1935, और एक लास्ट 1947। तो यानी कि कल इसको जहां तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से काफी अच्छे से चालू हो जाएंगी चीजें। बट ये है, यहाँ से इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे बन जाते हैं, है ना। तो इसको इतना थोड़ा सा वो लाइटली भी मत लीजिएगा, तो इसलिए मैं भी इसको दो दो तीन तीन करके ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, एकदम फैक्चुअल टाइप से हो रहा है, तो इस वजह से। तो अभी हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं 1861 पे, इंडियन काउंसिल एक्ट। अभी ज्योग्राफी का देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कल से ओके, मैं अभी स्टार्ट, ये पूछना चाह रहा था हेमंत जी या कोई भी, अंकित जी बोलो, क्या PMFIS की ज्योग्राफी उठा लूं कल से वहां से, या मैपिंग, मैपिंग देखनी है, मैपिंग। आप सब टाइप कर दीजिए, अगर जिसको मैपिंग मैपिंग देखनी है से तो पूछ मैपिंग लीजिए। कर लेंगे, वरना कल जो PMFIS का कर रहे थे वहां से स्टार्ट कर लेता हूँ।
तो एक बार बाकी लोग से पूछ लीजिए सर, हाँ हाँ उनका मैं क्या वही, व्यू है। हाँ हाँ एक बार आप लोग बता दीजिए। पीएमएफआईएस की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूं कल जहाँ पे छोड़ा था? हेलो, या मैप मैप देख लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज काफी हमने एनवायरनमेंट और मैपिंग सर, मैपिंग। मैपिंग कर लेते हैं। अच्छा, जो नहीं बोल पा रहे हैं वो वैसे ही बता सकते हैं। अच्छा, ये राधिका मैम ने डाला है, राजा ऑफ बनारस। ओके ओके मैम। जो थर्ड वन थे ना, एक तो वही राजा ऑफ बनारस, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला, एक सर दिनकर राव, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1816 में क्या था, वो वाइस रॉय ने नॉमिनेट करे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, है ना मैम? थर्ड वाला कौन से? महाराजा ऑफ पटियाला। वैसे ये जो नॉमिनेट करे थे ना उन्होंने, ब्रिटिश ने, ये सब एक्चुअली ना उनके काफ़ी करीब थे। ये सब नाम के हाँ। लिए उन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे। ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, स्ट्रगल ऑफ इंडिया में भी है और स्पेक्ट्रम वगैरह में भी मिल जाएगा ये। एटलस देख लेता हूँ यार, मेरे को तो पीडीएफ ढूंढनी पड़ती है, कहाँ है यार, कहाँ रखी मैंने एटलस ये। अच्छा, एक और चीज बताओ, इसमें क्या फिजिकल मैप स्टार्ट करूं अभी कि वो पॉलिटिकल मैप? जो भी देखना है बता दो, फिजिकल या पॉलिटिकल। कंट्री देखें आज, यूरोपियन वगैरह ये सारी एक तरीके से। सर एक रीजन के, जैसे एशिया उठा लो तो एशिया के हाँ वही चीज़ें करते वही। चलो, जैसे माउंटेन्स कर ली या फिर रिवर्स कर लिए, ऐसे इस तरह से करते चलो। चलो ठीक है, तो मैं चलो एक चीज, एशिया एशिया कर लेते हैं आज, है? एशिया करते हैं। मैं एशिया का एक सेकंड में मैं मैप डाल देता हूँ, और मैं वैसे भी यहाँ पे दिखा दूंगा। एशिया का मैप देख लेते हैं। अच्छा, इतने चलो मैं इतने में पीडीएफ डाल लूँ, लेकिन आप मेरे को वैसे ही बता दो, मैं इतने देख रहा हूँ पीडीएफ का। अभी आपने सुना होगा अल अस्का मॉस्क जो है वो काफी न्यूज में है, अभी अटैक वगैरह सुना होगा ना आपने, सॉरी। वो कहाँ है अल अक्सा मॉस्क जो है वो? अभी न्यूज में चला है ना वो, जूस वगैरह की वजह से थोड़ा अटैक वगैरह हो गया ना वहाँ पे। उस पर मुस्लिम्स भी क्लेम करते हैं, और जूस ने उसको क्लेम करा है कि इसके जो नीचे है, अगर उसको हम मतलब खुदाई वगैरह करें तो वो जूस का हम टेम्प मतलब वो बनाएंगे मंदिर वगैरह। काफी कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है। जेरूशलम में है, जेरूशलम। अच्छा, जेरूसलम में, ओके ओके, ठीक, एग्जैक्टली जेरूसलम में है, सही बोल रहे हैं। और ये अभी आपने प्रिले मिसाइल सुनी होगी, प्रिले मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है? मैं मैप यार कहाँ गया? सरफेस टू सरफेस है सर। हाँ, सरफेस टू सरफेस है, सही बोल रहे हैं हेमंत जी। ये पृथ्वी का ही वेरिएंट है, नया, इंडिजिनियस है। हेमंत जी आपके पास है क्या एशिया वाला मैप? यार सेंड कर दो, पता नहीं मेरा कहाँ गया, किसी के सर पास हो ठीक मेरे है को मैं सेंड। ठीक है मैं देखता हूँ। यार मैंने किस किस फोल्डर में डाल दिया, सर्च भी करके नहीं मिल रहा। अच्छा चलो, इतने कुछ हो वैसे ही, मैं पीडीएफ ढूंढते ढूंढते क्वेश्चन कर लेता हूँ। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मेरे को वो मेरा तो नहीं मिल रहा, मैं सुनने आई इसकी जो न्यूज में थे इंपॉर्टेंट आइलैंड, उनको देख लेते हैं अभी, वरना मैं फिर एशिया से, अगर एशिया का किसी के पास मैप है वो सेंड कर दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने वो किस नाम से सेव कर रखा है अपने पास, वरना मैं जो न्यूज में है ना, हाँ, मैं उनको वो डिस्कस कर लेता हूँ इतने। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा मेरे को, मैं जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि 10 लार्जेस्ट आइलैंड वगैरह हैं। या एक काम करते हैं, कहाँ है मैं,
चलो छोड़ो, हम ये कंट्री वाला ही देख लेते हैं। देख क्या ही करना है। ठीक, ओके। वो तो नहीं मिल रहा है मेरे को, सॉरी फॉर दैट। वो पता नहीं कहाँ मैंने सेंड कर दिया अभी।